बच्चे और बचपन से जुड़ी रचनाएं सभी को पसंद होती हैं क्योंकि बचपन सभी ने जिया होता है और अमूमन सभी का बचपन बहुत ही खुशनुमा गुजरा होता है। ज़िंदगी के कठिन पथरीले रास्ते पे चलते हुए अक्सर बचपन की याद आती है। इसीलिए जब कोई रचना बचपन को लिए हुए होती है तो वह सहज ही दिल में उतर जाती है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शैली और आप मेरे साथ हैं किताबें। दोस्तों, जब बचपन के उपन्यास की बात आती है तो आपके दिमाग में जो सबसे पहली तस्वीर बनती है वह है मन्नू भंडारी के उपन्यास आपका बंटी के। आपका बंटी में जो बंटी था उसकी संवेदना ने सभी पाठकों को छुआ था। इसलिए बंटी का जो किरदार है वह हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में बस जाने वाला है। ऐसा ही एक और किरदार है नान्या। जब आप इससे मिलेंगे तो इसकी मासूमियत आपका मन मोह लेगी और उसकी त्रादसी है वो आपको सोचने पे विवश कर देगी। साथ ही जो नान्या का बचपन है वह आपको अपने बचपन की याद दिलाएगा और बरबस ही आज के बचपन की तुलना नान्या के बचपन से आप करते चले जाएंगे। नान्या प्रभु जोशी का उपन्यास है जो उन्होंने एक बच्चे के नज़रिए से लिखी है। नान्या इसका केंद्रीय पात्र है और यह उसके अंतर्मन की कथा है। प्रभु जोशी ने इस उपन्यास को लिखा तो था 1972-73 में, लेकिन इसे छपवाया नहीं था उन्होंने। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे पुनर्वसु ने इसे प्रकाशित कराया। राजकमल से जब यह प्रकाशित हुआ तो लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। नान्या का जन्म उस दिन होता है जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 को। वह मालवा के एक छोटे से गांव में अपनी दादी और बड़े बा यानी कि दादा के साथ रहता है। उसके पापा जो है सरकारी नौकरी करते हैं तो मम्मी पापा भोपाल में रहते हैं। बचपन से ही नान्या दादी के साथ रहा है, उन्हीं के साथ घुला मिला है। वे दोनों उसे बहुत ही लाड़ करते हैं। लेकिन नान्या का जो बचपन है वह अकेलेपन से जूझ रहा है। उसके ज़िंदगी में ज़्यादा लोग नहीं हैं, एक बोंडा और एक भूरिया कुत्ता, यही उसके संगी साथी हैं। दादा दादी और ये दोनों जो उसके संगी साथी हैं, इन सबसे मिलके बनी है उसकी दुनिया, उसकी कल्पनाएं। कुछ और पात्र इसमें जुड़ते हैं जो नान्या को प्रभावित करते हैं। उसके मन में सवाल बहुत उठते हैं और जब बच्चा बहुत सवाल करता है तो आपको शेखर की याद आ जाएगी। तो इस उपन्यास को पढ़ते हुए आपको कई किरदार जो हैं बरबस याद आते चले जाते हैं, लेकिन नान्या से आपकी नज़र नहीं हटती है। नान्या की जो त्रादसी है, उसका जो भोलापन है, उसकी जो जिज्ञासाएं हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं उसके, वे सब आपके मन में उठते चले जाते हैं। इस उपन्यास की बड़ी विशेषता है इसकी भाषा, क्योंकि यह मालवा की बोली में लिखी गई है। आपको ध्यान होगा, मुझे आंचलिक उपन्यास बहुत पसंद आते हैं। भारत विविधताओं का देश है। पूरे भारत में अलग अलग राज्य में अलग अलग गाँव की अलग अलग संस्कृति है जो उस भाषा से झलकती है। इसलिए जब हम कोई आंचलिक उपन्यास पढ़ते हैं तो उस अंचल विशेष के सभी सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक परिवेश है, उससे परिचित हो जाते हैं। जब इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो मालवा की बोली, मालवा की संस्कृति सब यहाँ सामने आती चली जाएंगी और इससे आप फैमिलियर हो जाएंगे। शुरुआत में कुछ शब्द जो हैं खटकते हैं, वो हमारे लिए हो सकता है पर सभी के लिए नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे पृष्ठ दर पृष्ठ जो अर्थ है वह अधिक सुस्पष्ट हो उठेगा। उपन्यास पढ़ने में कठिनाई नहीं आएगी और चूँकि साथ में नान्या का भोलापन है तब तो समझ में आना ही आना है। लोक स्मृति और लोक संस्कृति के सहारे यह उपन्यास आगे बढ़ते चला जाता है। नान्या के जीवन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और उसकी इच्छा होती है कि वह भी अपनी मम्मी पापा और बहन के साथ जाके रहे। वह बहुत याद करता है उन्हें। हालांकि दादा दादी के प्यार में उसे भी कोई कमी नहीं लगती है, लेकिन मम्मी पापा की याद आना स्वाभाविक है। और जब वह दिन आता है कि वह मम्मी पापा के पास रहने जा रहा होता है, वह बहुत खुश होता है। उसकी कल्पना जैसे सच होने वाली होती है, पर वहाँ जाके वह उसी तरीके से अचंभित रह जाता है जैसे बंटी अपने पापा के पास जाके हुआ था। नान्या को अपनी मम्मी अपनी नहीं लगती है।
जब वो मम्मी के पास जाता है, उनके आंचल में छुपने की कोशिश करता है, तो उसे दादी जैसे अपनत्व नहीं महसूस होता है। उसे दादी के आंचल में जो गंध मिलती थी, वह गंध मम्मी के आंचल में मम्मी के कपड़ों से आती ही नहीं है। मम्मी का पहनावा अलग है। नान्या ने जाना था कि किताब की एक अलग भाषा होती है जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, पर घर में हम कुछ और बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल अपने अंदाज में। क्योंकि वह घर में दादा दादी के साथ मालवी बोलता था, पर उसकी मम्मी तो मालवी नहीं बोलती है। किताब की भाषा मम्मी क्यों बोल रही है उसकी समझ में आता ही नहीं है। और मम्मी जब उससे उसके पसंद नापसंद के बारे में सवाल करती है तो वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। दादी ने तो ऐसे सवाल कभी किए ही नहीं थे, उन्हें तो सब कुछ पता रहता है। नान्या को खाने में क्या पसंद है, कब सोना पसंद है, कब खेलना पसंद है, कौन से कपड़े पसंद है, और मम्मी तो हर बात उसी से पूछती है। दादा दादी की डांट जहाँ उसे बहुत अपनी लगती है, उसमें कहीं कुछ परायापन नहीं महसूस होता है, वहीं पिता की डांट वह सह ही नहीं पाता है। और घर में उसकी जो बहन है नानकी, के लिए वह खिलौने लेके आता है ताकि उससे दोस्ती कर ले, पर नानकी उन खिलौनों की पोटली को देखती है। खिलौनों के सहारे जो दोस्ती का जो उसका सपना था वह भी टूट जाता है। नानकी के लिए उन खिलौनों का महत्व ही कितना है। त्रादसियों से घिरे हुए वह दादा की ओर लौटता है, और उसकी जो यह त्रादसी है, उसका जो यह टूटन है, वह आपको बहुत विचलित कर देती है। नान्या का बचपन अलग है। जुगनुओं के पीछे आज के बच्चे नहीं भागते हैं, लेकिन इस उपन्यास को पढ़ते हुए हम आज के बच्चे और नान्या की तुलना कर लेते हैं। आज के बच्चे भले ही बहुत समझदार हो गए हैं, पर क्या उन्होंने वह उन्मुक्त बचपन जिया है, विशेष रूप से कोविड के बाद। यूँ तो आज ऐसे भी एकल परिवार हैं तो बच्चों को वह माहौल नहीं मिलता है, और कोविड के बाद तो स्थिति और भी ख़राब हो गई है। तो नान्या का जो अकेलापन है वह आज के बच्चों के अकेलेपन से मैच करता है। नान्या अपने आप से बातें करता रहता है, सोचता रहता है। इस उपन्यास को पढ़ के हम जानते हैं कि बच्चों के मन में कितनी चीज़ें चलती होती हैं जो हम समझ ही नहीं पाते। हमने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया होता है कि बचपन ऐसा भी होता है। क्या बच्चे इतने संवेदनशील होते हैं? प्रभु जोशी का जहाँ तक सवाल है, याद होगा आपको, प्रभु जोशी संवेदनाओं को बहुत सूक्ष्म तरीके से पकड़ते हैं। उनकी रचनाओं में संवेदनाएं के बहुत सारे रेशे होते हैं, वह एक एक रेशे को बुन बुन के आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। संवेदनाएं आपके अंदर बिल्कुल समा जाती हैं उनकी रचनाओं में। इस उपन्यास को पढ़ते हुए भी आपके साथ ऐसा ही होता है। संवेदना के एक अलग धरातल तक आप पहुँचते हैं। जो वह काल था, उस समय गाँव से शहर की ओर पलायन था, जो इस उपन्यास में व्यक्त हुआ है। यह पलायन आज भी है। व्यक्ति के मन के स्तर पे गांव का शहर में बदल जाना, यह भी एक पलायन ही तो है। हमें उपनिवेश बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए, अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से हमें किस प्रकार धीरे धीरे काटा गया है। उसमें भाषाओं का, हमारे जो लोक व्यवहार है, उन सब का क्या योगदान था, इसकी बड़ी बारीक समझ यहाँ पे आपको विकसित होगी जब आप इस उपन्यास को पढ़ते हैं। संस्कृति से कटना क्या होता है और संस्कारों से जुदा होकर हम क्या से क्या बन जाते हैं, इस उपन्यास को पढ़ के जाना जा सकता है। एक बड़ी ही मासूम सी प्यारी सी कथा पढ़नी हो, बचपन को जीना हो, तो आप इस उपन्यास को पढ़ सकते हैं। और इसकी जो आंचलिकता है उससे आप बिल्कुल मत घबराएं। मालवा की जो बोली है इस उपन्यास की यूएसपी ही कहलाएगी, इसकी विशेषता है यह। बस 2-4 पन्नों की दिक्कत हो सकती है, पर बहुत जल्दी आप इस भाषा से फैमिलियर हो जाएंगे। इस उपन्यास को पढ़िए। अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइए, अगर अच्छी ना लगे तो भी मुझे बताइएगा कि आपको क्यों पसंद नहीं आई, किस तरीके की किताबें आप पसंद करते हैं, है ना। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में अगली किताब के साथ। बाय।